हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बाउल मिल का लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम में कितना पंप होता है, इसका सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके टैंक में हीटर होता है, हीटर का क्या प्रोविज़न है, 2 LOP होता है, दोनों LOP का इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक LOP अगर किसी कारण से ट्रिप हो जाता है तो दूसरा LOP का स्टार्ट होने का क्या लॉजिक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और पावर प्लांट से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पल्वराइजर लूब वाल सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें एक आपका लूब वाल टैंक होता है जिसका कैपेसिटी आपका 750 लीटर का कैपेसिटी होता है। इसमें आपका एक हीटर होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि जब आपका पंप ऑन रहेगा तो इस लूब वाल टैंक के अंदर ऑयल का रिक्वायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके बाद आपका 2 × 100% स्क्रू पंप होता है। एट ए टाइम एक पंप ही सर्विस में रहता है, दूसरा पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। तो इस पंप में आपका एक मोटर लगा रहता है जिसका कि मोटर का आपका रेटिंग जो होता है वह 5.5 किलोवाट का होता है और उसका RPM 1450 RPM होता है। तो आपका पंप का भी RPM 1450 RPM ही होता है। फुल लोड करंट अगर देखें तो 10.1 एम्पियर के आसपास होता है। इसका जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी जो होता है फ्रेंड 150 लीटर तक का होता है। ये 150 LPM लीटर पर मिनट इसका ऑयल फ्लो कैपेसिटी है। और प्रेशर जो होता है वह 6 kg के आसपास का प्रेशर होता है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है उसको हम लोग सेटिंग करते हैं कि 3 से 5 kg इसका ऑपरेटिंग प्रेशर होता है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, इसका दोनों पंप का अपना अपना सक्शन लाइन होता है। सक्शन लाइन में देखिए एक आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है। ये आपका डिस्चार्ज लाइन है, तो आपका डिस्चार्ज साइड में भी मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है दोनों का। उसके बाद ये कॉमन हेडर बनाता है। कॉमन हेडर बनाने के बाद देखिए एक आपका सेफ्टी वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व लाइन है जो कि आपको टैंक में कनेक्टेड है। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो सेटिंग है फ्रेंड वो 6.5 kg/cm² पे सेटिंग है। अगर किसी कारण से इसका हेडर प्रेशर अगर 6 kg हो जाता है तो ये आपका सेफ्टी वाल्व जो होगा वो पॉपअप होकर इसको लूब वाल टैंक में सप्लाई कर देगा। तो इसका रिलीफ प्रेशर सेटिंग जो है वो 6.5 kg पे है। इसके बाद यहाँ के बाद आपका एक बास्केट फिल्टर होता है। 2 फिल्टर है, एट ए टाइम एक फिल्टर आपका सर्विस में रहता है। इस फिल्टर होने के बाद आपका लूब वाल कूलर, टोटल 2 कूलर होता है। एट ए टाइम एक कूलर आपका सर्विस में रहता है। कूलर से निकलने के बाद आपका ऑयल जो होता है इसका टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जनरली 35-36 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये ऑयल कहाँ जाता है फ्रेंड? इस ऑयल का जो सप्लाई होता है आपका गियर थ्रस्ट पैड बियरिंग में जाता है, इनपुट शाफ्ट बियरिंग, आउटर शाफ्ट बियरिंग में जाता है, आपका जो प्लेनेटरी गियर है उसमें जाता है। और वहाँ से ऑयल जो होता है रिटर्न होके फिर आपका टैंक में ही सप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये कंटिन्यूअस आपका वर्किंग में रहता है। ऑयल कूलर में जो आपका वाटर कूल्ड है, आपका ये वाटर जो है कहाँ से आता है? जो आपका SG ECW पंप आप चलाते हैं फ्रेंड, तो वहीं से आपका टैपिंग रहता है। तो एक इनलेट लाइन होता है, तो इनलेट लाइन में देखिएगा एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है कॉमन लाइन में। और उसके बाद आपका ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। दोनों कूलर के लिए अपना अलग अलग लाइन है और उसके ब्रांच लाइन में भी मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। यहाँ से ये एक्चुअली सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। यहाँ से जो आउटलेट निकलता है फ्रेंड, आउटलेट इंडिविजुअल आउटलेट लाइन में भी मैनुअल वाल्व्स है। और यहाँ के बाद एक कॉमन हेडर बनाने के बाद भी इसका मैनुअल वाल्व्स रहता है। और उसी में आपका व्यू ग्लासेस रहता है जो कि आपको दिखता है कि ऑयल आपका वाटर का फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो व्यू ग्लासेस जो है वो रिटर्न लाइन में रहता है ताकि आपको दिखे कि आपका वाटर का सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो ये वाटर जो है फ्रेंड कहाँ से आता है? ये आपका DM वाटर होता है, वो SG ECW पंप से ये सप्लाई होता है। स्टैंड बाय LOP का ऑटो स्टार्ट लॉजिक देखते हैं। जैसे आपका 2 पंप है, एट ए टाइम एक पंप आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, दूसरा पंप आपका स्टैंड बाय में रहता है। तो स्टैंड बाय पंप का ऑटो स्टार्ट लॉजिक क्या है? सपोज कीजिए कि आपका पल्वराइजर ऑन कंडीशन में है और LOP आगरा मान लेते हैं, ये LOP आगरा है, ये LOP मान लेते हैं बम्बई है। तो आपका पल्वराइजर ऑन है और LOP पंप आगरा स्टार्ट कंडीशन में है। आपका अचानक LOP पंप आगरा ट्रिप हो जाता है तो इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा LOP पंप बम्बई।
या एलओपी पंप बम्बे अगर रनिंग कंडीशन में है, अगर एलओपी पंप बम्बे अगर ट्रिप हो जाता है तो इंस्टेंट स्टार्ट ऑफ एलओपी पंप आगरा, इंस्टेंट स्टार्ट है। सेकेंड लॉजिक है फ्रेंड, तो मान लिया कि आपका एलओपी पंप आगरा आपका रनिंग है फॉर मोर देन 60 सेकेंड एंड डिस्चार्ज प्रेशर एट पंप आउटलेट अगर लो हो जाता है, मतलब 0.8 बार से अगर कम हो जाता है तो एलओपी पंप बम्बे आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसका उल्टा है, अगर आप मान लिया कि एलओपी पंप बम्बे आपका रनिंग कंडीशन में है और पंप डिस्चार्ज प्रेशर एट आउटलेट जो है आपका लो हो जाता है, 0.8 से नीचे हो जाएगा, तो एलओपी पंप आगरा जो है ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड थर्ड लॉजिक है कि मेन पंप फेल्स टू स्टार्ट आफ्टर गिविंग स्टार्ट कमांड, टाइम डिले 15 सेकेंड के बाद आपका स्टैंड बाय पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका कुछ स्टैंड बाय एलओपी पंप का ऑटो स्टार्ट लॉजिक है। कुछ हम लोग लॉजिक देखते हैं हीटर का। मान लीजिए कि आपका लूब ऑयल टैंक का टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको पंप को स्टार्ट करने का परमिसिव नहीं मिलेगा। जब लूब ऑयल टैंक का टेम्परेचर एबव 10 डिग्री सेल्सियस होता है देन लूब ऑयल पंप इज़ परमिटेड टू स्टार्ट, तभी आप लूब ऑयल पंप को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मिल को कब स्टार्ट करना है, एट ऑयल टेम्परेचर वैल्यू ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द कूलर असेंबलीज, देन मिल इज रिलीज्ड फॉर स्टार्ट। जब लूब ऑयल का टेम्परेचर आफ्टर कूलर 30 डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाता है या उससे ज़्यादा, तभी आप मिल इज रिलीज्ड फॉर स्टार्ट, तभी आप मिल को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पंप को स्टार्ट कब करना है, जब लूब ऑयल का टेम्परेचर इन द लूब ऑयल टैंक अगर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, देन लूब ऑयल पंप इज परमिटेड टू स्टार्ट। एंड इफ द ऑयल टेम्परेचर आफ्टर द कूलर आउटलेट वैल्यू ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है, देन मिल इज रिलीज्ड फॉर स्टार्ट, ठीक है। देखिए हीटर का लॉजिक क्या है फ्रेंड, और खास करके हीटर का यूज़ समर सीजन में तो नहीं होता, विंटर सीजन में आपको बार बार इसको यूज़ करना पड़ता है और इवन चला के रखना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं रनिंग करके रखते हैं तो आपको लूब ऑयल फ्लो ही नहीं मिलेगा, आपको मिल चलाने का परमिशन भी नहीं आएगा। तो इसका हीटर का हम लोग एसएलसी ऑन करके रखते हैं, और इसका लॉजिक क्या है फ्रेंड कि अगर लूब ऑयल टेम्परेचर इन द लूब ऑयल टैंक 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो आपका हीटर ऑटो में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंडीशन है कि आपका पंप रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर पंप आपका स्टॉप कंडीशन में है और लूब ऑयल का टेम्परेचर इन द लूब ऑयल टैंक अगर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो आपका हीटर ऑन नहीं होगा। हीटर तभी ऑन होता है फ्रेंड जब आपका पंप रनिंग कंडीशन में रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि पंप आपका रनिंग कंडीशन में है और किसी कारण से अगर लूब ऑयल का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है टैंक के अंदर, तो आपका हीटर ऑन हो जाता है। और आपका हीटर का ऑफ लॉजिक क्या है कि अगर आप पंप को स्टॉप कर देते हैं तो फिर टेम्परेचर नहीं दिखेगा, पंप जैसे ही स्टॉप हुआ आपका हीटर ऑटो में ऑफ हो जाता है। और सेकेंड लॉजिक है कि अगर इसका टेम्परेचर लूब ऑयल टेम्परेचर इन द लूब ऑयल टैंक अगर 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, 36 से ऊपर, तो आपका हीटर ऑफ हो जाता है। तो 30 के नीचे पंप रनिंग कंडीशन है तो हीटर ऑन होगा। पंप अगर कट आउट करते हैं तो टेम्परेचर नहीं दिखेगा, जैसे पंप को कट आउट किए आपका हीटर ऑफ हो जाता है। और अगर पंप रनिंग कंडीशन में है और लूब ऑयल का टेम्परेचर इनसाइड द लूब ऑयल टैंक अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो आपका हीटर ऑफ हो जाता है। तो ये आपका हीटर का ऑन ऑफ लॉजिक है। मिल का स्टार्ट परमिसिव फ्रॉम प्लॉस से देखते हैं। ऐसे मिल का रेडी फ्रॉम प्लॉस का हम लोग डिटेल डिस्कशन बॉल मिल का स्टार्ट परमिसिव में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग थोड़ा इसको डिस्कशन करते हैं कि मिल का स्टार्ट परमिसिव फ्रॉम प्लॉस से भी है, मतलब पल्वराइजर लूब ऑयल सिस्टम से भी है। इसमें क्या है कि आपका वन पंप शुड बी इन रनिंग कंडीशन, आपका एक एलओपी चलता रहना चाहिए, ऑन कंडीशन होना चाहिए, और लूब ऑयल फ्लो टू द गियर बॉक्स उसका फ्लो एडिक्वेट होना चाहिए, मीन्स 120 लीटर पर मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। लूब ऑयल ऑन हो एंड लूब ऑयल फ्लो जो है टू द गियर बॉक्स वो 120 LPM होना चाहिए, तभी आपको मिल का स्टार्ट परमिसिव देगा। सेकंड है कि आपका फिल्टर के क्रॉस जो डीपी है वो लेस देन 2 बार होना चाहिए, मतलब फिल्टर आपका क्लीन कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो फिल्टर के क्रॉस जो डीपी होता है वो आपका लेस देन 2 बार होना चाहिए, मतलब फिल्टर क्लीन होना चाहिए। इसके बाद मिल ये लूब ऑयल का टेम्परेचर, लूब ऑयल टेम्परेचर आफ्टर कूलर असेंबली एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पे जो लूब ऑयल कूलर के बाद जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है
कि लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर ऑयल कूलर वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर ऑयल कूलर वो ग्रेटर देन 0.8 बार होना चाहिए, तभी आपको मील का स्टार्ट परमिसिव मिलेगा। और टैंक के अंदर लूब ऑयल का टेम्परेचर भी एडिक्वेट होना चाहिए। और थ्रस्ट बेरिंग टेम्परेचर, इनर शाफ्ट टेम्परेचर्स, वाइंडिंग टेम्परेचर, ये सब भी विद इन द परमिसिबल लिमिट होना चाहिए। जैसे आपका थ्रस्ट बेरिंग टेम्परेचर है, इनर शाफ्ट बेरिंग टेम्परेचर, आउटर शाफ्ट बेरिंग टेम्परेचर, ये सभी टेम्परेचर आपका 80 से कम होना चाहिए। और वाइंडिंग टेम्परेचर आपका 110 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तभी आपको मील का स्टार्ट परमिसिव देता है। और आपका प्लस से मील का ट्रिपिंग भी है फ्रेंड। प्लस का ट्रिपिंग क्या है कि मान लीजिए कि आपका बोथ एलओपी आपका ऑफ है, मील रनिंग कंडीशन में, और आपका बोथ एलओपी दोनों ऑफ हो जाए, टाइम डिले 2 सेकेंड, आपका मील ट्रिप हो जाता है। ठीक है, अगर आपका एलओपी रनिंग कंडीशन में है और लूब ऑयल फ्लो टू द गियर बॉक्स आपका एडिक्वेट नहीं है, मीन्स 105 एलपीएम से जैसे कम हो जाएगा आपका लूब ऑयल फ्लो टू द गियर बॉक्स, अगर आपका लो हो जाता है 105 एलपीएम से कम हो जाता है तो आपका मील ट्रिप हो जाता है। देखिए, ऑयल फ्लो को मेजर करने के लिए आपका फ्लो ट्रांसमीटर लगा रहता है जो कि आफ्टर कूलर रहता है। 2 फ्लो ट्रांसमीटर आर प्रोवाइडेड ऑन द लूब ऑयल सर्किट आफ्टर द कूलर असेंबली, ताकि वो फ्लो को मेजर करना हो। तो आपका 120 एलपीएम से ज़्यादा रहेगा तभी स्टार्ट परमिसिव देगा। और जैसे ही अगर लूब ऑयल फ्लो आफ्टर द लूब ऑयल फ्लो जो है टू द गियर बॉक्स अगर वो लेस हो जाता है, मीन्स 105 एलपीएम से कम हो जाता है, तो आपका मील ट्रिप हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पंप आपका रनिंग कंडीशन में है और ऑयल टेम्परेचर आपका ऑयल टेम्परेचर आफ्टर द कूलर अगर वेरी हाई हो जाता है, मतलब 65 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, तो आपका मील ट्रिप हो जाता है। इसका टेम्परेचर जनरली 30 से 50 के रेंज में होना चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर लूब ऑयल टेम्परेचर आफ्टर कूलर वो 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के रेंज के बीच होना चाहिए, टेम्परेचर रेंज। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ के 65 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो आपका मील ट्रिप हो जाता है। वो देख रहा है कि आपका कूलर जो है सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। और अगर एलओपी ऑन है और लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर द कूलर असेंबली लो हो जाता है, मीन्स 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम अगर हो जाएगा तो आपका मील ट्रिप हो जाता है। 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए मील को स्टार्ट करने के लिए। 0.5 बार से अगर नीचे आया आपका मील ट्रिप हो जाएगा। और फ्रेंड, अगर कोई भी रनिंग पंप अचानक ट्रिप हो जाता है तो इसका क्या लॉजिक है? मान लीजिए कि आपका एलओपी पंप एक चल रहा है, अचानक ट्रिप हो गया, इसका क्या लॉजिक है? तो इसका ट्रिपिंग का लॉजिक है, अगर आपका लूब ऑयल टैंक का लेवल अगर कम हो जाता है, लो लेवल पे आ जाता है, तो इसलिए इसमें लेवल स्विच लगा रहता है फ्रेंड। आपका लेवल स्विच है, एक लो लेवल स्विच है, एक आपका हाई लेवल स्विच। हाई लेवल स्विच आपका दिखाता है अलार्म कि भाई टैंक लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और लो लेवल स्विच होता है फॉर द पंप ट्रिपिंग के लिए, पंप के सेफ्टी के लिए। वो अगर आपका आपका ऑयल लेवल इन द ऑयल टैंक अगर लो पकड़ लेता है तो आपका पंप रनिंग पंप ट्रिप हो जाता है। सेकेंड लॉजिक है, अगर लूब ऑयल टेम्परेचर इन द लूब ऑयल टैंक अगर लेस हो जाता है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो जाएगा तो आपका एलओपी ट्रिप हो जाएगा। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस अगर ऑयल टेम्परेचर इनसाइड द लूब ऑयल टैंक अगर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तभी पंप इज परमिटेड टू स्टार्ट। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से अगर ऑयल टेम्परेचर कम हो जाता है टैंक के अंदर तो आपका पंप स्टॉप हो जाता है। और अगर आपका मील मान लीजिए स्टॉप हो गया है और उसको 1 घंटा बीत गया है स्टॉप हुआ, तब आप एलओपी को स्टार्ट करने का परमिशन आपको मिल जाएगा और आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। अलार्म लिस्ट होता है और ये अलार्म पे आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अलार्म आने के बाद ही कोई इक्विपमेंट का ट्रिपिंग होता है। अगर आप अलार्म आया और आप एक्शन ले लेते हैं तो इक्विपमेंट को ट्रिपिंग होने से आप बचा सकते हैं। तो अलार्म का जो वैल्यू होता है वो ट्रिप वैल्यू से कम रखा जाता है, ताकि अगर वो वैल्यू डेविएट किया, नॉर्मल से अगर डेविएट करा तो सबसे पहले आपको अलार्म आएगा, और अलार्म के बाद अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तभी वो इक्विपमेंट ट्रिप करेगा। तो जैसे लूब ऑयल टैंक लेवल लो का अलार्म आएगा, लूब ऑयल टैंक लेवल हाई का अलार्म आता है, लूब ऑयल फ्लो टू गियर बॉक्स लो, अगर आपका 110 एलपीएम से अगर कम हो जाता है तो आपको एक अलार्म आता है कि आपका लूब ऑयल फ्लो टू द गियर बॉक्स लो है। ऑयल टेम्परेचर आफ्टर कूलर हाई अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो ऑयल टेम्परेचर आफ्टर कूलर अगर 60 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है तो आपको हाई का अलार्म आएगा, और 65 पे आपका ट्रिपिंग है तो आपको तुरंत चेक करना पड़ेगा कि कूलर कहीं आपका आइसोलेट तो नहीं है, आपका वाटर फ्लो तो कहीं लाइन आइसोलेट तो नहीं है, आपको कूलर का लाइन आपको फटाक से चेक करना पड़ेगा। लूब ऑयल फिल्टर डर्टी अगर 2 बार से अगर ज़्यादा हो जाता है तो लूब ऑयल फिल्टर आपका डर्टी है, उसको आप क्लीन कीजिए। लूब ऑयल टेम्परेचर इन द टैंक लो,
10 डिग्री सेल्सियस अगर कम हो जाता है तो आपको देखिए कि हीटर वहाँ पे कटआउट क्यों नहीं हुआ। हीटर का देखिए क्या दिक्कत है। हीटर अगर रनिंग कंडीशन में 30 डिग्री सेल्सियस से जैसे नीचे जाएगा हीटर आपका ऑन होना चाहिए। अगर हीटर ऑन नहीं हुआ इसका मतलब आपका कुछ गड़बड़ है हीटर का। आप हीटर का उसको चेक करवाइए। तो लो वाटर टेम्परेचर इन टैंक अगर लो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस आपको पंप को स्टॉप करा देगा। तो ये एक अलार्म होता है। और एक है फ्रेंड, इफ एनी पंप इज रनिंग कंडीशन फॉर मोर देन 60 सेकेंड एंड डिस्चार्ज प्रेशर आफ्टर द कूलर आउटलेट, अगर 0.8 से कम हो जाता है तो आपको एक अलार्म आता है। तो इस तरह से एक अलार्म का वैल्यू होता है जो कि डेस्क इंजीनियर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है कि अगर कुछ भी अलार्म आए तो तुरंत आपको एक्शन लेना है ताकि वो इक्विपमेंट को ट्रिपिंग होने से आप बचा सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सारा टेम्परेचर गेज लगा रहता है, टेम्परेचर स्विच RTD लगा रहता है। जैसे आपका लूब ऑयल टैंक को मेजर करने के लिए आपका कहीं कहीं एक टेम्परेचर स्विच विथ RTD है, कहीं कहीं 3 टेम्परेचर गेज विथ RTD रहता है। आपका ऑयल कूलर के बाद जो ऑयल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपका 2 टेम्परेचर स्विच विथ RTD रहता है जो कि बताता है कि ऑयल का टेम्परेचर आफ्टर कूलर कितना है। क्योंकि अल्टीमेट यहीं से ऑयल जो होता है वो आपका थ्रस्ट पैड बियरिंग में जाता है, प्लेटनरी गियर बॉक्स में जाता है, इनर शाफ्ट बियरिंग में जाता है। तो ये आपको इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर गेज लगा देता है जो कि आफ्टर कूलर कितना ऑयल का टेम्परेचर है ये आपको पता चलता रहता है। इसके बाद 6 नंबर ऑफ RTD आपको इंस्टॉल रहता है ऑन द गियर बॉक्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द इनर शाफ्ट बियरिंग, आउटर शाफ्ट बियरिंग एंड आपका जो गियर बॉक्स के मेजर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रहता है। इसके बाद आपको लोकल में टेम्परेचर गेज भी रहता है फ्रेंड। एक टेम्परेचर गेज आपका लूब ऑयल टैंक में रहता है, आप लोकल में जाकर उसको देख सकते हैं कि ऑयल टैंक का कितना टेम्परेचर है। और इवन आपका कूलिंग वाटर जो इनलेट हो रहा है और कूलिंग वाटर जो आउटलेट निकल रहा है इसका भी टेम्परेचर देखने के लिए लोकल में टेम्परेचर गेज रहता है। तो एक टेम्परेचर गेज आपका CW इनलेट में लगा रहता है, एक आपका CW आउटलेट में लगा रहता है। तो टेम्परेचर गेज होता है लोकल में जाके देखने के लिए कि उसका क्या टेम्परेचर है। और आपका टेम्परेचर स्विच विथ RTD जो रहता है वो आपका कंट्रोल रूम में जो मिमिक रहता है मील का, जैसे पेज खोलिएगा उसमें आपका टेम्परेचर दिखाता है, थ्रस्ट बेयरिंग टेम्परेचर कितना है, आपका इनर शाफ्ट का बेयरिंग कितना है, आउटर शाफ्ट का बेयरिंग टेम्परेचर कितना है, आपका थ्रस्ट पैड बियरिंग का टेम्परेचर। तो सारा टेम्परेचर जो देखने के लिए आपका जो कंट्रोल रूम में कंट्रोल डेस्क इंजीनियर जो इस पैरामीटर को ऑब्जर्वेशन करेगा वो इसके लिए RTD लगा रहता है, टेम्परेचर स्विच विथ RTD, जो कि आपको कंट्रोल रूम में इसका पैरामीटर दिखाता है। और प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए आपका प्रेशर गेज एंड प्रेशर स्विच लगा रहता है। जैसे आपका 2 नंबर ऑफ प्रेशर स्विच आर इंस्टॉल ऑन ए ऑयल सर्किट आफ्टर द ऑयल कूलर असेंबली। ऑयल कूलर असेंबली के बाद जब ऑयल निकलता है फ्रेंड तो यहाँ पे प्रेशर को मेजर करने के लिए आपका प्रेशर स्विच लगा रहता है जो कि आपको कंट्रोल रूम में दिखाता है कि ऑयल प्रेशर आफ्टर ऑयल कूलर। ठीक है, इसके लिए आपका 2 प्रेशर स्विच यहाँ पे लगा देता है। उसके बाद ये फिल्टर है फ्रेंड, तो फिल्टर के अक्रॉस आपका डिफरेंशियल प्रेशर स्विच लगा देता है जो DP आपको बताता है। और ये DP आपका 2 बार से कम होना चाहिए तभी आपको परमिशन मिलता है। तो फिल्टर के अक्रॉस क्या होता है कि डिफरेंशियल प्रेशर स्विच लगा देता है। और एक डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटर भी आप लोकल में भी जाके देख सकते हैं कि आपको DP कितना दिखाता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच फॉर द कंट्रोल रूम इंजीनियर के लिए और डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटर जो रहता है वो आपको लोकल में जाके आप देख सकते हैं कि फिल्टर के क्रॉस कितना DP होता है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रेशर गेज, एक प्रेशर गेज आपका लोकल में, प्रेशर गेज तो लोकल में प्रेशर देखने के लिए होता है। तो एक प्रेशर गेज आपका फिल्टर के इनलेट में लगा रहता है, एक प्रेशर गेज आपका फिल्टर के आउटलेट में लगा रहता है और एक प्रेशर गेज आपका ऑयल कूलर आउटलेट में लगा रहता है, ताकि आप लोकल में जाकर उसको देख सकते हैं कि आपका ऑयल प्रेशर बिफोर फिल्टर कितना है, ऑयल प्रेशर आफ्टर फिल्टर कितना है एंड ऑयल प्रेशर आफ्टर कूलर कितना है, वो लोकल में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका लोकल प्रेशर गेज भी रहता है एंड प्रेशर स्विच भी लगा रहता है। प्रेशर स्विच फॉर द कंट्रोल रूम इंजीनियर के लिए, ताकि वहाँ पे पैनल में देख सकते हैं कितना है, और आप लोकल में जाकर उसको चेक देखने के लिए आपका प्रेशर गेज लगा रहता है। इसके बाद फ्रेंड ये आपका लूब ऑयल टैंक में ऑयल लेवल के लिए आपका 2 ऑयल लेवल स्विच लगा रहता है। एक आपका लो लेवल स्विच है जिसके लिए आपको पंप का ट्रिपिंग सिग्नल भेजता है कि अगर आपका टैंक के अंदर अगर ऑयल लेवल कम हो जाता है तो रनिंग पंप को ट्रिप करा देगा। और सेकेंड है आपका हाई लेवल ऑयल स्विच रहता है आपका अलार्म के लिए, ताकि दिखाता रहेगा कि टैंक में ऑयल लेवल आपका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और लोकल में ऑयल लेवल इंडिकेटर रहता है जो आप लोकल में जाके ऑयल लेवल को चेक कर सकते हैं कि टैंक में ऑयल लेवल कितना है। एंड पल्वराइजर लूब ऑयल सिस्टम जो होता है ये ऑयल सप्लाई कहाँ कहाँ करता है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ द रोलर जंडल जो आपका बॉल मिल में 3 रोलर होता है और उसके नीचे आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है।
तो ग्राइंडिंग व्हील आपका रोटेट करता है, रोलर आपका फिक्स रहता है। जब आपका और ग्राइंडिंग व्हील और रोलर के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। जब आपका सेंटर पाइप से कोल जब ग्राइंडिंग व्हील पे गिरता है तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, क्योंकि आपका बॉल जो है रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और आपका फीडर से जब कोल जो है वो ग्राइंडिंग व्हील पे जब फॉल करता है तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टू द आउटर की तरफ जाता है, और वहीं पे कोल जो होता है आपका जो है रोलर और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में आता है और वहीं से प्लवराइज होता है, और उसी कारण से आपका रोलर भी रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो जितना भी आपका 3 रोलर है, रोलर असेंबली है, तो इसके लिए आपको 3 जनरल रोलर असेंबली होता है। ठीक है, तो 3 आपका रोलर है, उसके लिए आपका 3 अलग अलग इंडिविजुअल एक रोलर के लिए एक आपका रोलर जनरल असेंबली होता है। तो उस रोलर जनरल असेंबली में आपका ऑयल का सर्कुलेशन नहीं होता है। हम लोग एक्सटर्नल ऑयल पंप से उसमें ऑयल का फ्लो नहीं करवाते हैं। इसलिए फ्रेंड ये लिखा हुआ है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ द रोलर जनरल द पल्वराइजर इज कंप्लीटली लुब्रिकेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल लुब्रिकेशन सिस्टम। बाकी आपका जैसे प्लेटनरी गियर बॉक्स है, इनर शाफ्ट है, आउटर शाफ्ट है, इस सब में आपका लुब्रिकेशन के लिए एक्सटर्नल लूब ऑयल सिस्टम होता है। द पल्वराइजर लूब ऑयल सिस्टम एंड द पाइपिंग इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट ऑयल कैन बी सर्कुलेटेड टू द प्लेनेटरी गियर्स एंड इट्स बियरिंग एंड फ्लो बैक टू द लूब ऑयल टैंक व्हाइल द मिल इज इन ऑपरेशन। जब आपका मिल ऑपरेशन में रहता है तो एक्सटर्नल लूब ऑयल पंप चला के हम लोग ऑयल को कहाँ करते हैं सर्कुलेट, टू द प्लेनेटरी गियर्स, इनर शाफ्ट, आउटर शाफ्ट बियरिंग, आपका थ्रस्ट पैड बियरिंग में सप्लाई करते हैं, एंड ऑयल जो होता है फ्लो बैक टू द लूब ऑयल टैंक। लूब ऑयल टैंक में ऑलरेडी फ्लो हो जाता है, और इसी सिस्टम में आपने देखा कि इसमें आपका फिल्टर होता है, अगर कुछ भी अनवांटेड मटेरियल्स है उसको रिमूव कर देता है, और उसको कूलिंग करने के लिए जो उसमें हीट जो एब्जॉर्ब करता है बियरिंग से, उसको हमको हीट कूल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका SGCW पंप का कैपिंग लेते हैं, वहाँ से वाटर आता है, और वो वाटर क्या करता है, लूब ऑयल को कूल कर देता है, और वहाँ से जो कूल्ड ऑयल होता है ये आपका प्लेनेटरी गियर एंड आपका इट्स बियरिंग में जाता है और उसको कूल करता है, और वहाँ से ऑयल रिटर्न होकर आपका फिर टैंक में चला आता है। जनरल असेंबली का कूलिंग कैसे होता है फ्रेंड, वो भी तो आपका रोटेट कर रहा है, और रोलर जो है रोटेट कर रहा है। रोटेट करने से क्या होता है कि उसको भी तो कूलिंग चाहिए, वहाँ भी आपका रोलर असेंबली रहता है, रोलर जनरल असेंबली रहता है। तो दी जनरल असेंबली इज फिल्ड विथ ऑयल, उसको हम लोग पहले से ऑयल को फिल्ड कर देते हैं फ्रेंड। दी जनरल असेंबली इज फिल्ड विथ ऑयल एंड द इंटरनल सर्कुलेशन टेक प्लेस एज रोलर असेंबली रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। जब रोलर एक्सिस अपने एक्सिस पे जब रोटेट करता है तो उसी से इंटरनल सर्कुलेशन होता है। रोलर जनरल असेंबली में जो हम लोग ऑयल को फिल करते हैं तो उसका सर्कुलेशन का मेन रीजन क्या है, जब आपका रोलर रोटेट करता है अबाउट इस एक्सिस पे, उसी से उस ऑयल का इंटरनल सर्कुलेशन होता है और वो कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड आपका जनरल असेंबली आपका 3 रहता है, तो हर जनरल असेंबली में जनरली हम लोग 83 लीटर ऑयल फिल कर देते हैं। तो एक मिल में आपका 3 है, तो टोटल आपका 250 लीटर आपको अप्रॉक्स ऑयल का फिलिंग होता है तीनों में। और इसका ये सेल्फ लुब्रिकेटेड सिस्टम होता है, इसके लिए आपको एक्सटर्नल ऑयल पंप का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें हम लोग ऑयल टॉप अप कर देते हैं पहले से ही, और जब आपका रोलर रोटेट करता है तो उससे क्या होता है, उसका इंटरनल ऑयल का इंटरनल सर्कुलेशन होता है, और जो भी उसके बियरिंग में ऑयल का फ्लो होता है, उस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है कि ऑयल का सर्कुलेशन होता है और आपका बियरिंग को कूल कर देता है।